चलो ठीक है, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? आपको मैंने अपना सुप्रीम कोर्ट बताया था। सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्टैब्लिश है? सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट जो था, यानी कि हमारी स्वतंत्रता के बाद जो बना, वो सुप्रीम कोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ। और जो हमारे पहले थे, यानी कि जो अंग्रेज़ों ने स्टैब्लिश किए थे, वो कब बने, उनके बारे में हमने कल बात की थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ये सब हमने कल कर लिया था। ठीक है, ओके। क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेस, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस मैंने बताया कल कैसे कैसे सिनेरियो हुआ था। ठीक है, कैसे कैसे जो टर्म थे, कंसल्ट टर्म था, उस कंसल्ट टर्म को कैसे कैसे हमने कोर्ट में चुनौती दी थी। ठीक है, और उसको वो किया गया था। बट आज के टाइम में क्या है? आज के टाइम में ये है कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो सीनियर मोस्ट जजों में से अपॉइंट किए जाते हैं, और जो हमारे जज होते हैं उनको रिकमेंडेशन पे नियुक्त किया जाता है। अब देखो, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जज बनने के लिए? ठीक है, ये आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के लिए लागू होता है, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो क्वालिफिकेशन ऑफ जज, यानी कि जज बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। देखो, जैसे कि हम लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब की जो क्वालिफिकेशंस थी, उनमें हम सबको पता है कि एज लिमिट होती है ना। लोकसभा में 25, राज्यसभा में 30, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट 35 एंड प्रेसिडेंट 35। ये मिनिमम है कि मिनिमम इतनी एज होनी चाहिए, इसमें कोई मिनिमम एज नहीं है। ठीक है, कोई भी पार्लियामेंट ने मिनिमम एज को डिफाइन नहीं किया है। देखो, जज की संख्या को बढ़ाना या घटाना, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, पार्लियामेंट करेगा। सैलरी है, ठीक है, उन्हें जो अलाउंस देने हैं वो सब कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट करेगा। ठीक है, क्वालिफिकेशंस में उन्होंने क्या किया हुआ है कि कोई भी मिनिमम एज को डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, मिनिमम एज कोई भी डिफाइन नहीं है। सबसे पहले तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, वो तो मस्ट ही है भाई। ठीक है, वोटर आईडी होनी चाहिए उसके पास, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अब यहाँ पे ना 2-3 कंडीशंस है आपको जज बनने के लिए। ठीक है, जज बनने के लिए अभी कितने का पैनल चल रहा है हमारा? 34 का है ना। कितने का पैनल है हमारा? 34 का है ना। 34 में से 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, 33 अभी इनकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो अब इनको बनाने के लिए क्या होना चाहिए? देखो, इन्हीं में से आगे जाके कोई चीफ जस्टिस बन जाता है, जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनको चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके लिए कोई विशेष प्रोसीजर नहीं होता है। अब क्या हो गया? इन्होंने बोला है कि ही शुड हैव बीन ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट। ठीक है, जज होना चाहिए हाई कोर्ट का। ठीक है, कितने ईयर के लिए? एटलीस्ट 5 ईयर, मिनिमम 5 ईयर प्रैक्टिस किया होना चाहिए एज ए जज। 5 ईयर, ठीक है, ठीक है, 5 ईयर जज होने चाहिए। इनको प्रैक्टिस ही बोलते हैं। जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, चाहे बुढ़ा हो जाए डॉक्टर, 60 साल हो जाए, 70 साल की एज के हो जाए, 85 की एज के हो जाए, डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं कि खुद बीमार होते हैं फिर भी पेशेंट को देखते हैं, है ना। बहुत से डॉक्टर्स ऐसे देखे हैं, हमारे फैमिली डॉक्टर थे, वो खुद बेड पे थे और फिर भी हम उनसे जाते थे, वो बेड पे ही मेडिसिन का रिकमेंड करते थे, प्रिस्क्रिप्शंस लिखते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हमारी स्पेसिफिकेशन है कि 5 ईयर, एटलीस्ट 5 ईयर किसी भी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए एज ए जज। ठीक है, और या ये 3 कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस हैं, 3 में से कोई भी एक आप फुलफिल कर सकते हो, तीनों जरूरी नहीं है। सिटीजन ऑफ इंडिया तो मस्ट है। पहली कंडीशन क्या होगी कि एटलीस्ट 5 ईयर उन्होंने एज ए जज के रूप में काम किया हो हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट में। या फिर क्या किया हुआ, और है बच्चों, और कोई भी एक कंडीशन। अब ये जो आगे 3 कंडीशंस आएंगी, इन 3 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशंस वो फुलफिल कर सकते हैं। अगर वो जज नहीं रहे हैं 5 साल के लिए, तो 10 साल तक एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए हाई कोर्ट में। ठीक है, एडवोकेट
ऑफ ए हाई कोर्ट कितना, फॉर 10 ईयर। समझ में? या तो 5 साल के लिए जज हो या 10 साल के लिए वकील हो। या क्या होगा कि एक वर्ड उन्होंने बोला है, प्रेसिडेंट की तरफ से बोला जाता है इमिनेंट, ठीक है, जूरिस्ट। इमिनेंट जूरिस्ट का मतलब क्या होता है? अधिवक्ता या उसके बारे में जानने वाला, बहुत ज़्यादा गहन नॉलेज, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज, ठीक है। जैसे कि कोई भी है, कोई कितना ही बड़ा टीचर क्यों नहीं बन जाता है, या कोई कितना ही बड़ा लॉयर क्यों नहीं बन जाता है, उनको क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस पे डिपेंड रहना पड़ता है। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो फिर आप चीज़ें भूलने लग जाओगे, है ना। जैसे मैथ्स होता है, जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा आता है, ऐसी सेम ये है। तो हमारे प्रेसिडेंट की नज़र में वो क्या होने चाहिए? इमिनेंट जूरिस्ट होने चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा नॉलेज उनके पास होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत नहीं, कि प्रैक्टिस छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया, नहीं, प्रैक्टिस में होने चाहिए या बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। इसको कौन डिफाइन करेगा? हमारे प्रेसिडेंट डिफाइन करेंगे। तो ये तीनों चीज़ों में से कोई भी एक कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तो आप एलिजिबल हो जज बनने के लिए, ठीक है। मैं चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अदर सीनियर जज की बात कर रही हूँ, जो हमारे यहाँ पे पैनल कितने का है? 33 का, ठीक है। समझ में आ गया क्वालिफिकेशंस। उसके बाद है ओथ एंड अफर्मेशंस। कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, ठीक है। ओथ है, अफर्मेशंस है, वो कौन दिलवाते हैं? प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है टेन्योर ऑफ जजेस। कितने साल का टेन्योर होता है? कोई भी, मैंने बोला एज लिमिट डिफाइन नहीं है, 5 ईयर 6 ईयर कोई नहीं है। जैसे लोकसभा के लिए मैक्सिमम 5 ईयर है, बट वो डिसॉल्व भी हो सकती है, वो सिंक भी हो सकती है, ठीक है। और आपका राज्यसभा का 6 ईयर है, प्रेसिडेंट का 5 ईयर है, वाइस प्रेसिडेंट का 5 ईयर है, बट यहाँ पे कोई भी डिफाइन नहीं किया है कि टाइम पीरियड 1 साल हो सकता है, 2 होता है, 3 हो सकता है, ये कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। क्या डिफाइन किया है? कि जब तक 65 ईयर के नहीं हो जाएंगे, 65 ईयर पे रिटायरमेंट है, ठीक है। जैसे आप नौकरी लगते हो, है ना, गवर्नमेंट जॉब में नौकरी लगते हो, किसी में 62 साल है रिटायरमेंट, किसी में 65 साल है रिटायरमेंट, तो उसमें आपको कोई लिमिट थोड़ी ना दी जाती है कि 10 साल की नौकरी है। कुछ नौकरी ऐसी हैं जिसमें लिमिट है, बट वो पहले ही है ना, नहीं तो रिटायर होते हैं। ऐसी यहाँ पे भी जज जो है वो रिटायर होते हैं। कब होते हैं? कब होंगे बच्चों वो? हावेवर इट मेक्स द फॉलोइंग 3 प्रोविजंस इन दिस रिगार्ड्स, ठीक है। कोई भी टर्नओवर फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड है, कोई भी टाइम पीरियड इनका फिक्स नहीं है, फिर भी 3 क्राइटेरिया इन्होंने बना रखे हैं। कौन कौन से क्राइटेरिया बना रखे हैं? जब तक 65 ईयर के नहीं हो जाएंगे तब तक आप बने रहेंगे, 65 ईयर पे आप रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि एज से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन हमारे पार्लियामेंट ने नहीं किया है, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? ही कैन रिजाइन। अगर वो रिजाइन कर देगा तो भी टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। 65 साल के नहीं हुए हैं, 58 साल के ही हैं, बट रिटायर मतलब कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। किसको देंगे त्याग पत्र? प्रेसिडेंट को, ठीक है। उसके बाद तीसरा, या उनका रिमूव्ड कर दिया गया। यहाँ पे रिमूव्ड, रिमूवेबल और एक इम्पीचमेंट, ठीक है। ये इम्पीचमेंट हमने प्रेसिडेंट में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी रिमूव एंड इम्पीचमेंट दोनों का इक्वल मतलब है। राष्ट्रपति में हम रिमूव वर्ड यूज नहीं करते हैं, ओनली इम्पीचमेंट यूज करते हैं। यहाँ पे हम रिमूव वर्ड भी यूज कर सकते हैं, रिमूवेबल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर इम्पीचमेंट लाया जाता है उनके खिलाफ, ठीक है। समझ में आ गई बात? इन 3 कंडीशंस में ये 3 क्राइटेरिया हैं कि जो जज का जो टाइम है वो बताते हैं। 65 साल अधिकतम उम्र, अगर 65 के हो गए हो तो रिटायर हो जाओगे, छोड़ना पड़ेगा पद। उसके बाद आप क्या कर सकते हो?
क्या कर सकते हैं, 65 साल का, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप रिज़ाइन करते हो, आपका मन नहीं है काम करने का। और तीसरा, अगर आपको इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा रहा है, ठीक है, महाभियोग लाया जाता है। अब रिमूवल ऑफ जजेस, चलो भैया, रिमूवल ऑफ जजेस अब हम पढ़ेंगे, न्यायाधीशों को हटाना पड़ेंगे, कैसे हटाया जाता है। ये चीफ जस्टिस पे भी लागू होता है और हमारा अदर जज पे भी लागू होता है। ठीक, आपको याद है प्रेसिडेंट पे महाभियोग की मैंने प्रक्रिया पढ़ाई थी, याद है। सेम यही सिचुएशंस होती है, बट इसमें थोड़ा सा डिफर होता है। डिफर क्यों होगा बेटा, क्योंकि ये जुडिशन मामला है। आपने देखा है लोकसभा में कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होती, राज्यसभा में कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होती। नेता बन जाएगा, अंगूठा टेक है, पेन पकड़ना नहीं आता, अंगूठा ही लगाता है हर जगह, वो नेता बन सकता है हमारे यहाँ पे, वो देश चला सकता है। एक्सेप्शनल, केवल जुरिडिक्शन में आपको लॉ की पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कानून व्यवस्था के बारे में ही नहीं पता होगा, पॉलिसीज नहीं पता होंगी, लॉज नहीं पता होंगे, क्लॉज नहीं पता होंगे, तो आप फिर कैसे डिफाइन करोगे, कैसे आप न्याय करोगे, कैसे आप पीस बनाएंगे अपने स्टेट में, अपनी कंट्री में। तो वो ज़रूरी है। ठीक, तो हमने ये पढ़ा। वो अगर मैंने नोट, शायद मैंने इस पे तो नहीं लिखा होगा, कल वाला जो था हमारा, जो A.N. रॉय थे, वो 1973 था। नोट्स में भी 1973 है, बट ओरली मैंने 75 बोल दिया होगा। ठीक, तो आप जज केस हो गए थे हमारे। अब हम करेंगे क्या, इम्पीचमेंट। चलो भाई इम्पीचमेंट करते हैं। कैसे इम्पीचमेंट लाया जाता है, कैसे यहाँ पर इम्पीचमेंट लाया जाता है। देखो, इम्पीचमेंट हमारा पार्लियामेंट में ही होगा। ठीक, इम्पीचमेंट जो है हमारा किस में होगा, पार्लियामेंट में ही होगा। सॉरी, ठीक है। इम्पीचमेंट जो है हमारा पार्लियामेंट में लाया जाता है, किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। ठीक है, आपका लोकसभा में भी लाया जा सकता है, आपका राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। ठीक है, ये सी है भाई, ई नहीं है। ठीक, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, कैसे इम्पीचमेंट को आप इंट्रोड्यूस करोगे। अगर लोकसभा में लाया जा रहा है तो एटलीस्ट मिनिमम 100 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, 100 मेंबर्स होने चाहिए। ये क्या करेंगे, रिटर्न में देंगे बच्चों। ठीक है, रिटर्न में देंगे। ऐसे नहीं कि ओरली बोल दिया कि हमें ये जज जो है ये हटाने हैं, ऐसा नहीं होगा। रिटर्न में इनको देना पड़ेगा। और अगर राज्यसभा में लाया जाता है तो यहाँ पे 50 है, ये भी रिटर्न में देंगे। ठीक है, ये कहाँ पे देंगे, ये स्पीकर को देंगे। और ये कहाँ पे देंगे, ये चेयरपर्सन को देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि हायर अथॉरिटी को लोकसभा में स्पीकर को दिया जाएगा और राज्यसभा में क्या किया जाएगा, चेयरपर्सन को दिया जाएगा। ठीक, अब समझ में आ गया। फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गई। अब फर्स्ट स्टेज के बाद क्या होगा, फर्स्ट स्टेज के बाद क्या होता है कि ये जो बंदे होते हैं ना, इन दोनों के पास एक पावर होती है बच्चों, स्पीकर के पास और चेयरपर्सन के पास पावर होती है, उसको यस करने की और नो करने की। ठीक है, मैं इधर की साइड लिखती हूँ ये। ठीक है, या तो यस करेंगे या फिर नो करेंगे। अगर इन्होंने पूरी पावर है इनके पास, अगर इन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो इम्पीचमेंट खत्म, वहीं पे आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, सेम कंडीशन वहाँ पे है, ये भी यस कर सकते हैं और नो कर सकते हैं। अगर नो कर दिया तो इम्पीचमेंट वहीं पे खत्म हो जाएगा, यस कर दिया तो आगे की प्रोसीडिंग होगी फिर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे इम्पीचमेंट नो है तो यहीं पे खत्म। अगर यस हो गया, इन्होंने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, एक कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, क्या बनाई जाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी, यानी कि एक समिति बनाई जाएगी, कमेटी। अब उस कमेटी में मेंबर कौन कौन होंगे, कमेटी में 3 मेंबर होंगे। इस कमेटी के अंदर 3 मेंबर होंगे। पहला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के कोई सीनियर मोस्ट जज। ठीक, हाई कोर्ट के जज,
एक ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, सीनियर मोस्ट लिए जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से तो हमारे पास हैं चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के जज, और एक अभी मैंने आपको क्वालिफिकेशन पढ़ाई थी, है ना, तो क्वालिफिकेशन में 65 साल था, या फिर क्या था, या 5 साल तक जज के रूप में हाई कोर्ट में काम, या 10 साल तक वकील के रूप में हाई कोर्ट में काम। और ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही हाई कोर्ट में हो, टाइम पीरियड होना चाहिए, वो अगर ट्रांसफरेबल भी है तो भी चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो ट्रांसफरेबल नहीं है, ट्रांसफरेबल है वो भी बताऊंगी आगे, बट एक ही है। अगर दिल्ली में आज तो दिल्ली में सभी जजेस काम करेंगे, उठ के कलकत्ता चला गया तो ये भी उठ के कलकत्ता चले जाएंगे, है ना, ब्रांचेस नहीं है इसकी कोई। जैसे हाई कोर्ट हर स्टेट का अपना अपना है, कुछ के कंबाइन है। ठीक, चलो तीसरा कौन हो गया, इमिनेंट जो थे हमारे, इमिनेंट जूरिस्ट जो थे वो होंगे। ठीक है, ठीक, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इम्पीचमेंट की। ठीक है, अब आपको ये चीज समझ में आ गई, इतना कमेटी बना दी। अब इस कमेटी ने क्या की, जांच की, चेक किया कि जो आरोप लगे हैं, ठीक है, जो आरोप लगे हैं वो सही है या गलत है, जांच की, यानी कि इन्होंने क्या किया, चेक किया यहाँ पे, और अगर इन्होंने जांच को सही पाया, ठीक है, जांच को सही पाया, अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, वोटिंग। ठीक, अब कहां वोटिंग होगी, कहां वोटिंग होगी, अब पार्लियामेंट में। अगर ये जांच सही है तो फिर हमारी क्या होगी, वोटिंग होगी इन पार्लियामेंट, यानी कि अगर लोकसभा में लाया गया है तो लोकसभा के अंदर अब वोटिंग होगी, और वोटिंग कौन करेगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जो वहां पे उपस्थित है और वोट करेगा, कितना होना चाहिए, 2/3। ठीक है, 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर ये वोटिंग हो जाती है फिर वहां लेके जाया जाएगा और फिर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आई, क्लियर, किसी बच्चे को कोई दिक्कत। अच्छा, इम्पीचमेंट किस ग्राउंड पे लाया जा सकता है, इम्पीचमेंट का प्रोसीजर मैंने समझा दिया, ओरली एक बार बोल रही हूँ, उसको दिमाग में बिठाइए कि किसी भी जज को हमें हटाना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाना है या सीनियर मोस्ट जज को हटाना है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, तो क्या होगा, सबसे पहले क्या किया जाएगा, किसी भी, कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे भाई, सबसे पहले कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे, जो हमारे प्रेसिडेंट है वो करेंगे, किसके कहने पर करेंगे, रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, यहां पे पीएम नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, अरे यार, ठीक है, पार्लियामेंट, रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, यही सिनेरियो होता है, प्रेसिडेंट करते हैं रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने रिकमेंडेशन कर दी तब ये उनको क्या करेंगे, इम्पीच करेंगे, बोलेंगे कि ठीक है तुम कर सकते हो। अब हमने यहाँ क्या किया, लोकसभा में लेके आए, राज्यसभा में लेके आओगे तो 50, क्योंकि आपको पता है कि डबल मेंबर है हमारे लोकसभा में, राज्यसभा से 50 आपको राज्यसभा से चाहिए, 100 आपको लोकसभा से चाहिए जो रिटर्न में देंगे, और अपनी जो हायर अथॉरिटी होती है जो कि लोकसभा में आपका स्पीकर है और राज्यसभा में चेयरपर्सन है, यानी कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, उनको देंगे। उनके पास पूरी की पूरी पावर होती है कि वो यस भी कर सकते हैं और नो भी कर सकते हैं, नो करा तो इम्पीचमेंट होगा नहीं, आगे का प्रोसीजर नहीं होगा, वहीं पे नल एंड वॉइड। ठीक, बट अगर उन्होंने हाँ बोल दिया तो हाँ बोलने के बाद क्या होगा, एक कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी के 3 मेंबर्स होते हैं, कौन कौन से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे, या इमिनेंट कोई जूरिस्ट होगा जो बहुत ज्यादा जानने वाला होगा, वो किसकी नजरों में होना चाहिए, प्रेसिडेंट की नजरों में। ये 3 बंदों की कमेटी होगी, वो जो मसला है उस पर जांच करेगी, अगर वो मसला गलत पाता है तो यहीं पे खत्म, है ना, जांच कमेटी ने अगर उसको क्या कह दिया, नहीं नहीं ये तो गलत है, तो खत्म हो जाएगा। बट अगर उन्होंने उसको टिक कर दिया, यस कर दिया, तो क्या होगा, फिर वोटिंग होगी। वोटिंग कितनी होगी,
प्रेजेंट एंड वोटिंग, टोटल स्ट्रेंथ नहीं, वहां पे क्या था प्रेसिडेंट में टोटल स्ट्रेंथ थी, यहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जितने बंदे उपस्थित हैं वो और वोट करेंगे उनका 2/3 चाहिए। ठीक, इसके बाद उसमें जाएगा फिर प्रेसिडेंट। अच्छा, किस ग्राउंड पे इंपीचमेंट किया जा सकता है? 2 ग्राउंड है इंपीचमेंट करने के, रिमूवल करने के। एक तो मिसबिहेव, ठीक, एक तो मिसबिहेव किया, यानी कि आपने किसी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर दी। अभी मैं बताऊंगी किस किस के खिलाफ अभी तक लाया गया है, हुआ है, ठीक है, बट आज तक कोई भी जज का पूरा करके हटाया नहीं गया, आ तो चुके हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि मिसबिहेव कर दिया, आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, क्योंकि वो बहुत मोस्ट रेपुटेटेड पद है और आप क्या कर रहे हो, पूरे जो लॉ हमारा लॉ की जो कैटेगरी है या लॉ जो हमारा पूरा सिनेरियो है, आप उसको लीड करते हो। अगर आप ही गलत बोलोगे तो फिर क्या होगा, है ना। जैसे कि स्कूल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है? क्लास की टीचर की और पूरे स्कूल की प्रिंसिपल की। अगर किसी के बच्चे को कुछ हो जाता है तो पहले क्लास टीचर को बाद में पकड़ते हैं जाके, पहले सीधा प्रिंसिपल के पास। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब प्रिंसिपल ही अगर गलत हो तो फिर तो लॉ एंड ऑर्डर तो गया तेल लेने। तो यही चीज बोली जाती है कि आप जिस पद पे हैं उस पद की गरिमा को बनाए रखें। ठीक, तो एक तो मिसबिहेव होता है और दूसरा अगर क्या हो गया, इनकैपेसिटी होगी। एक तो इनका यानी कि मिसबिहेव अगर ये करते हैं, मिसबिहेव कर दिया, उस ग्राउंड पे आ जाएगा। एक इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी का मतलब क्या है कि इनके अंदर अब क्वालिटी रही नहीं उस चीज को हैंडल करने की, कैपेसिटी ही नहीं है। ठीक, इन 2 ग्राउंड्स पे होता है। समझ गए इम्पीचमेंट कैसे होता है? बहुत इजी है ना। अब तक कितने जज पे लाया गया है? पहली बार कब लाया गया? पहले भी बता रही हूं कि ईयर को हमेशा एक बार क्या कर लिया करो, गो थ्रू कर लिया करो, चेक कर लिया करो। ठीक, चलो मैं बताती हूँ किस किस पे किया। सबसे पहले जो हमारे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम था रामास्वामी। ठीक है, क्या नाम था? रामास्वामी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, क्या नाम था? रामास्वामी। रामास्वामी, साउथ इंडियन है ना, स्वामी या ईयर वहीं लगता है। ठीक, कब से कब तक टाइम पीरियड था इनका? 1991 से लेके 1993 तक था। 1993 में इनके ऊपर इम्पीचमेंट यानी कि रिमूवल प्रोसेस लाया गया। ठीक, प्रोसेस लाया गया। क्या लगा इनके ऊपर? मिसबिहेव वाला सिस्टम। क्या बोला गया इनके लिए कि आपने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि जो इनको आधिकारिक तौर पर अलॉट किया गया था घर गवर्नमेंट के द्वारा, वो इन्होंने क्या कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया था, इम्पीचमेंट इनके ऊपर लाया गया था। ठीक, समझ में आ गई। बट क्या हुआ, इम्पीचमेंट पूरा हुआ, प्रोसेस में चला। ठीक है, स्पीकर ने भी यस कर दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद कमेटी बैठी, कमेटी ने भी सही बोला, स्पीकर ने सही बोला। नंबर 1 स्टेज क्लियर, स्पीकर ने यस कर दिया। उसके बाद कमेटी बैठी थी जो, उसने भी क्या किया, यस कर दिया। ठीक है, थर्ड क्या होता था, वोटिंग है ना, थर्ड हमारी वोटिंग है। अब वोटिंग में जो 2/3 मेजोरिटी होती है ना बच्चों, वो कंप्लीट नहीं हुई। 2/3 मेजोरिटी कंप्लीट नहीं, उसके कारण इम्पीचमेंट वहीं पे रुक गया था। हाँ, तो वहां पे चीफ जस्टिस की जगह, उनकी जगह सीनियर मोस्ट जज लिया जाएगा। अब उनके ऊपर तो खुद इम्पीचमेंट लाया जा रहा है, तो वो तो नहीं आएंगे ना। ठीक, वहां पे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जो आगे चीफ जस्टिस बनने की एलिजिबिलिटी रखते हो, काबिल हो। ठीक, समझ में आ गया। फर्स्ट केस ये हमारा पहला है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे लाया गया था। उसके बाद बहुत टाइम तक कोई भी इम्पीचमेंट रिमूवल नहीं हुआ। अब उसके बाद आ जाइए सीधा 2011 में। ठीक है,
2011। अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में 2 बार ही हुआ है, एक ये हुआ है, एक 2017 में हुआ था दीपक का। ठीक है, तो अब आ जाइए, ये हमारा पहला केस था। अब दूसरा केस जो है मेरा, दूसरा केस जो है वो कलकत्ता से है भाई, कोलकाता से है। कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल। हाई कोर्ट है यहाँ पे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, यहाँ पे चीफ जस्टिस ही लिखेंगे आप। ठीक है, चीफ जस्टिस ही लिखेंगे, CJI नहीं लिखेंगे, आई लिखोगे तो सुप्रीम कोर्ट को डिनोट करेगा वो। ठीक, इनके चीफ जस्टिस थे, नाम था सौमित्र जैन, सौमित्र सेन नाम था उनका, सौमित्र सेन इनका नाम था। इनके ऊपर इम्पीचमेंट लाया गया। ठीक, सौमित्र सेन के ऊपर इम्पीचमेंट लाया गया। ठीक है, अब क्या हुआ, इम्पीचमेंट की जैसे ही पहल हुई ना, अब कोई तारीख तो देंगे ना उनको कि इस तारीख पे इम्पीचमेंट स्टार्ट होगा, तो इम्पीचमेंट के स्टार्ट जब होने वाला था, स्टार्ट होने के 5 दिन पहले इन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। भाई मैं तो इस पचेड़े में पड़ता ही नहीं। ठीक, 5 दिन पहले ही क्या किया इन्होंने, रिजाइन कर दिया, खत्म। इम्पीचमेंट भ्रष्टाचार, धन का दुरुपयोग किया है आपने। ठीक है, जो पैसा अलॉट होना था, ठीक है, उस पैसे को आपने गलत तरीके से अलॉट किया। ठीक, भ्रष्टाचार मिसबिहेव की कैटेगरी में आता है। ठीक, ये भी मिसबिहेव की कैटेगरी में आए। तो दूसरा केस ये था, ये राज्यसभा में पेश हुआ था राज्यसभा में इनके खिलाफ लाया गया था, उधर लोकसभा में लाया गया था। ठीक है, राज्यसभा के 50 मेंबर्स ने लिख के दे दिया था। इन्होंने क्या किया कि नहीं भैया मैं इसमें नहीं पढ़ता, इन्होंने प्रेसिडेंट को, ठीक है, प्रेसिडेंट को क्या कर दिया, अपना रिजाइन दे दिया कि भाई ठीक है, बट इन्होंने ये बोला कि मैं भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हूँ। ठीक, इन्होंने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को जब रिजाइन दिया, रेजिग्नेशन दिया अपना, तब इन्होंने बाकायदा रिटर्न फॉर्म में बोला कि आप बेशक जांच को कंप्लीट करा सकती हैं, मैं भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हूँ, बट मैं अपने ऊपर इम्पीचमेंट नहीं चाहता, और इन्होंने रिजाइन कर दिया। दूसरा केस। तीसरा केस आ जाइए, अब सिक्किम पहुंच जाओ। ठीक है, यहाँ पे हम कहाँ थे, कलकत्ता थे, अब हम पहुंचते हैं सिक्किम। ठीक, हम पहुंच गए सिक्किम। सिक्किम के जो हाई कोर्ट है, सिक्किम के अंदर जो हाई कोर्ट है, इनके जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम क्या था, CJ जो थे, चीफ जस्टिस जो थे, उनके ऊपर इम्पीचमेंट लाया गया, PD दीनाकरन। ठीक है, PD दीनाकरन, PD दीनाकरन। ठीक, ये थे चीफ जस्टिस, इनके ऊपर लाया गया, 2011 में लाया गया। ठीक है, ये 29 जुलाई 2011 में आया, 2011 में। और जो हमारे कोलकाता के थे वो उनका था अगस्त में। डेट 8 है या 18 है, कंफर्म कर लेना। ठीक है, 8 होगी या 18 होगी, अगस्त था, ये जुलाई है, इसमें पहले आ गया था। जो PD दीनाकरन थे, इन पे भी क्या किया, तैयारी कर ली थी पूरी कि भाई हाँ पूरी तैयारी है इम्पीचमेंट लाने की, बट इन्होंने तो क्या किया, उससे पहले ही रिजाइन कर दिया। ठीक है, मुझे नहीं इसमें पढ़ना, इन्होंने भी क्या किया, रिजाइन किया, पद ही छोड़ दिया। ठीक, भ्रष्टाचार का ही मामला आया था इनके ऊपर भी। फोर्थ केस मेरा है गुजरात, ये थर्ड केस है, फोर्थ केस है मेरा गुजरात। ठीक है, गुजरात, गुजरात के जो हैं हमारे, उनका भी नाम है JB पादरीवाला, JB पादरीवाला। ठीक है, ये थे गुजरात के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, गुजरात के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। इन पे लाया गया, इन पे भी मिसबिहेव के कारण लाया गया। ठीक है, अब इन पे क्या मिसबिहेव था, इन पे मिसबिहेव था भाई, उस टाइम पे ना वो चल रहा था बहुत ज़्यादा, आरक्षण के ऊपर बात चल रही थी। ठीक है, आरक्षण के ऊपर बात चल रही थी 2015, आरक्षण का मुद्दा याद है 2015 में कितना डिबेट हुआ था। एक वो नागरिकता कानून भी लेके आए थे, जो प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया था, याद है 2015 में, सिटीजनशिप
उसी के साथ साथ हमारा रिजर्वेशन का भी मुद्दा चला था। तो इन्होंने ना उस मुद्दे पे क्या कर दिया था, टिप्पणी कर दी थी कि जो रिजर्वेशन है, हम लोग 60 साल 65 साल हमें आज़ाद हुए हो गए हैं और उसके बाद भी हम लोग रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, जो हमारे लिए बेहद ही शर्मनाक और दयनीय है। इस तरीके से इन्होंने कोटेशन को बोल दिया था और उस कोटेशन को बोलने के बाद हंगामा मच गया था कि इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है रिजर्वेशन पे। इनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चला दी गई थी, ठीक है। बट इन्होंने फिर क्या किया था, इन्होंने भी रिजाइन किया और एक चीज इन्होंने बोली, जब इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट की थी ना प्रेसिडेंट को, तब इन्होंने उसमें से जो कोटेशन इन्होंने बोली थी उस कोटेशन को हटा दिया था, ठीक, समझ में आई। और लेटेस्ट जो है 2017 में मैंने बोला था ना, हाई कोर्ट किसी किसी की क्या होती है, कंबाइन भी होती है। यहाँ पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जो हाई कोर्ट है, ठीक है, वो क्या है, आंध्र प्रदेश की जो हाई कोर्ट है ये कंबाइन है, इन दो स्टेट की हाई कोर्ट कंबाइन है। इनके चीफ जस्टिस थे जो, उन पे इम्पीचमेंट लाया गया था, नाम क्या था, सीवी नागार्जुन, ठीक है, क्या नाम था, सीवी नागार्जुन, ठीक, सीवी नागार्जुन। 2017 में इम्पीचमेंट लाया गया इन पे, प्रस्ताव पेश किया था, बस आगे प्रोसीजर नहीं चला, प्रस्ताव ही पेश किया, प्रोसीजर आगे नहीं चला। इसके बाद लेटेस्ट 2018 में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, 2018 के अंदर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, कौन थे 2018 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे दीपक मिश्रा। कौन थे, दीपक मिश्रा। इनके ऊपर भी कोशिश की गई लाने की, दीपक मिश्रा, विपक्षी दलों ने, दीपक मिश्रा, ठीक, इनके ऊपर भी कोशिश की गई विपक्षी दल ने कि इम्पीचमेंट लाएंगे और हस्ताक्षर करेंगे, बट उस पर आगे ये मामला नहीं चला। बट प्रक्रिया स्टार्ट हुई, प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। तो ऐसे हमारे 5 जो हैं वो जस्टिस हैं, हमारे जज हैं, हमारे जो 2 हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, बाकी के हमारे जो 3 हैं वो हमारे 4 जो हैं, 6 हो गए ना टोटल, बाकी के 4 जो हमारे वो स्टेट को डिनोट करते हैं, यानी कि स्टेट के चीफ जस्टिस हैं, ठीक। ये इम्पीचमेंट अभी तक लाया गया है, पर किसी का, सिर्फ पहला केस जो था हमारा रामास्वामी का, उसमें इम्पीचमेंट कंप्लीट प्रोसीजर में हुआ, पूरा हुआ, उन्होंने रिजाइन नहीं किया, पूरा हुआ। बट वहां पे क्या हुआ था, 2/3 मेजोरिटी को मिली ही नहीं उसको, वो मोशन ही पास नहीं हुआ, तो वो फिर नहीं हटे। हालांकि थोड़े टाइम बाद उनका टाइम पीरियड ही कंप्लीट हो गया था, ठीक, समझ में आ गया, ठीक। रिमूवल ऑफ जजेस आप समझ गए हो ना, देखो कम से कम 2/3 मत, यहाँ पे लिखा होगा 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक, ये हमें चाहिए। 2 अप्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक, मिसबिहेव में, इनकैपेसिटी में आज तक किसी पे भी नहीं लाया गया, ये सब मिसबिहेव ही होते हैं कि आपने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, धन का दुरुपयोग किया, भ्रष्टाचार का मामला आ गया, या आपको घर दिया गया था आपने उस पर कब्जा कर लिया, वो सब क्या है, वो मिसबिहेव है, ठीक है। अब अगर इंक्वायरी होती है तो किसके अंडर होती है, द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 रेगुलेटेड द प्रोसीजर रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ ए जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, ठीक है। किस एक्ट के थ्रू होती है, द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, ठीक है। ये देखिए, ये आ गया ना, मोशन साइंड बाय 100 मेंबर आपके लोकसभा से होंगे, और अगर राज्यसभा में है तो 50 मेंबर्स, ये लिखा हुआ 50 मेंबर्स, ठीक है। स्पीकर को देंगे या चेयरपर्सन को देंगे, करवा चुकी हूँ, ठीक है। ये सब स्लाइड में वही चीज लिखी हुई है, मे एडमिट द मोशन और रिफ्यूज टू एडमिट इट, ठीक है। एडमिट भी कर सकते हैं और रिफ्यूज भी कर सकते हैं, रिफ्यूज कर देंगे तो आगे चलेगा ही नहीं मामला, ठीक, समझ में आ गया। अगला क्या है,
इफ इट एडमिटेड। अब ये सब ना स्लाइड जो अभी मैंने आपको समझाया उसी की रिटर्न फॉर्म है। एडमिट कर देंगे तो क्या होगा, 2/3 मेंबर जो होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, वोटिंग करनी पड़ेगी। फिर कमेटी बनाएंगे, देखो कमेटी बना दी है, फिर उसके बाद उसमें 2/3 मेजोरिटी के साथ उसको गिल्टी अगर साबित कर दिया जाता है तो इम्पीचमेंट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यही अभी हमने पढ़ा, ये देखो सब वही है। फाइनली द प्रेसिडेंट पासिस एन ऑर्डर रिमूविंग द जज, हटा देंगे। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी आ गई। स्पेशल मेजोरिटी तो हो गई, 2/3 मेजोरिटी जो होती है बच्चों वो स्पेशली मेजोरिटी होती है। 2/3 अगर किसी भी चीज में आ गया तो स्पेशल होती है। स्पेशल का मतलब ये जल्दी से अचीव नहीं की जा सकती, सिंपल मेजोरिटी फिर भी अचीव कर लेते हैं हम। ठीक है, चलो सैलरी फिक्स नहीं होती है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है। ठीक है, पार्लियामेंट ही बताएगा। अलाउंस जो है, प्रिविलेजेस जो है, लीव जो है, पेंशन जो है, वो सब कहाँ से दी जाती है, ये सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो भारत की संचित निधि है उसमें से ही सभी को सैलरी दी जाती है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, सीओएम, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राज्यसभा के मेंबर, एमपीज, ठीक है, और हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या जो जस्टिस हैं उनको सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। ठीक है, और कब फाइनेंशियल इमरजेंसी में सैलरी को कट भी कर देंगे ये लोग। ठीक, एक्सेप्शन फाइनेंशियल इमरजेंसी, सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी में एक पोस्ट ऐसी है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बम गिर जाए, मिसाइल गिर जाए, कुछ भी हो जाए, सिर्फ राष्ट्रपति की सैलरी को नहीं रोका जाता, बाकी सबकी रोक देंगे। बट वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड होता है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो छोड़ सकते हैं, और इतनी मोरालिटी इंसानियत में होती है कि अगर मेरा देश संकट में है तो मैं सैलरी ना लूं। ठीक ठीक, चलो अब जज हमने समझ लिए, चीफ जस्टिस समझ लिए, जज समझ लिए। देखो जस्टिस और चीफ जस्टिस में क्या फर्क होता है, बस यही फर्क होता है कि वो उनके ऊपर क्या हो गए, हेड हो गए। जैसे हमारे लोकसभा में हेड स्पीकर, राज्यसभा में हेड चेयरपर्सन, गवर्नमेंट में हेड पीएम, स्टेट के हेड प्रेसिडेंट, ऐसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के हेड चीफ जस्टिस। बाकी सबकी क्वालिफिकेशंस बराबर होती है, सबका सिनेरियो बराबर होता है, काम करने का तरीका बराबर होता है। जितने राइट्स उनके पास है उतने राइट्स आपको अदर जजेस के पास भी होंगे। ठीक अब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि चीफ जस्टिस या जज का पद जो है वो खाली हो जाता है, वैकेंट हो गया, तो एक्टिंग लेके आएंगे वहां पे। जैसे कि प्रेसिडेंट की उसमें था ना जब प्रेसिडेंट अगर एकदम से वो हो जाए, क्या हो जाए, प्रेसिडेंट अगर डेथ हो जाए, रिजाइन कर दे, तो क्या हो जाएगा, एकदम से ही वाइस प्रेसिडेंट उनकी सीट पे अपना आप आ जाते हैं। ये हमारे यहाँ पे प्रोविजन है। पीएम के लिए नहीं है ऐसा, पीएम मर गया या रिजाइन कर दिया तो पार्लियामेंट ही खत्म हो जाएगी। बट एक्सेप्शनल केस रहा है इमरजेंसी में, और या इंदिरा गांधी का जब टाइम पीरियड था उनका मर्डर कर दिया गया था तो एकदम से इलेक्शन नहीं हो सकते थे, तो उनके बेटे को क्या किया गया था, पीएम की पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया गया था। इलेक्टेड होके नहीं आए थे वो, ना लोकसभा के मेंबर थे ना राज्यसभा के मेंबर थे। फिर आफ्टर 6 मंथ इलेक्शंस हुए तभी वो यंगेस्ट पीएम ऑफ द इंडिया है। ठीक, पढ़ा था हमने पीएम में। चलो अब ऐसे यहाँ पे भी भाई जगह खाली होती है, कैसे हो गई, द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वैकेंट। ठीक है, टेम्परेरी एब्सेंट है, बाहर घूमने जा रहे हैं, है ना, है तो इंसान ही ना, उनका नहीं मन करता घूमने का, उनका मन नहीं करता छुट्टी लेने का कि चलो मैं फॉरेन ट्रिप मार के आता हूँ। तो जब वो फॉरेन ट्रिप पे गए तो उनके बिहाफ पे कौन काम करेगा, तो एक्टिंग जज वहाँ पे बैठाने पड़ेंगे, क्योंकि काम का वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। हमें ही लगता है, आप कभी भी कोर्ट जाइएगा ना वैसे मत जाइएगा क्राइम करके, घूमने जाइएगा। आप देखिएगा अलमारियों के ऊपर ना ऐसे ढेर लगे होते हैं फाइलों के, इतना वर्कलोड है। 10,000 लोगों पे 10 लाख, सॉरी 1000 नहीं 10 लाख लोग पे एक जज है, तो सोच रहे हैं कितना ज्यादा बर्डन है उनके ऊपर। इतना स्लो प्रोसेस है हमारा, जजों की भी गलती नहीं है,
सीट वैकेंट पड़ी रहती हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये हाल हो जाए, ये तो चलो मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बता रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट में हाल हो जाए तो देश की न्याय व्यवस्था नहीं हिल जाएगी। पेंडिंग मामले होने लगे तो तभी सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय है या जो भी फैसला आता है वो जल्दी आता है, क्योंकि उस पर फास्ट ट्रैक पे काम किया जाता है। ठीक है, तो अगर टेम्परेरी एब्सेंट है, बाहर घूमने चले गए, तब कैसे करेंगे? ठीक है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस। इस समय अनेबल हैं, यानी कि बीमार हो गए, इस तरीके से जो होती है वो वैकेंट हो जाती है। अब वैकेंट में फिर हम क्या करते हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस ले आते हैं। ठीक, चीफ जस्टिस की पोस्ट अगर वैकेंट है तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ले आएंगे। किसकी, कौन लेके आएगा? प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन। इन 3 कंडीशन में प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप, एक्टिंग CJI के रूप में अपॉइंट कर देते हैं। और वो कौन में, किन में से आएगा? वो जो 33 बंदे जो नीचे बैठे हैं ना, उन्हीं में से आएगा। कोई ऐसा नहीं है कि उठा के बाहर से ला के रख दिया। ठीक, एडॉक जज क्या होता है? आपको कमेटी याद है, मैंने पार्लियामेंट कमेटी कराई थी। परमानेंट यानी कि स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट होती है, एडॉक टेम्परेरी। जरूरत है तो बना लिया, नहीं तो नहीं, यही होता है। अब मान लो वर्कलोड बहुत ज्यादा आ गया है, एकदम से केसेस ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, समेटे में नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एडॉक कर लेते हैं। तदर्थ है ना, तदर्थ, तदर्थ ये हिंदी में वर्ड होता है, तदर्थ यानी कि एडॉक। टेम्परेरी है ये, परमानेंट नहीं है। कुछ टाइम पीरियड के लिए इनको सुप्रीम कोर्ट में ज्वाइन करा दिया जाता है एज ए चीफ जस्टिस, सॉरी चीफ जस्टिस नहीं, एज ए सीनियर जस्टिस, जस्टिस बोला जाता है उनको भी, जज। ठीक है, और जो उनका सेशन चलेगा ना, उसी सेशंस के लिए होंगे, उस सेशंस के बाद वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली हट जाते हैं। जैसे हमारे पार्लियामेंट में सेशन होते हैं, ऐसे हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी सेशंस होते हैं, बट वो हमें नहीं पढ़ने होते। वो कौन पढ़ता है? वो लॉ के स्टूडेंट पढ़ते हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो ऐसे हम एडॉक क्या कर सकते हैं, एडॉक जज भी बना सकते हैं। एक रिटायर्ड जज, यानी कि जो जज रिटायर्ड हो चुके हैं, 65 पे हमने बोल दिया ना कि 65 के हो गए तो खत्म, अब आप जज नहीं बन सकते हो। बट कुछ कंडीशंस ऐसे आती हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, कुछ मैटर्स फंस गए ऐसे कि एक्सपीरियंस होल्डर की ज़्यादा ज़रूरत है, तो रिटायर्ड बंदों को कुछ टाइम के लिए उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पे हम वापस से सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं। बहुत थोड़े टाइम के लिए, टेम्परेरी पीरियड होता है, थोड़े टाइम के, अस्थायी रूप से। भाई जिस मैटर के लिए हमें ज़रूरत है उनके लिए उनको बुला लो, रिटायर्ड पर्सन को, वो हमें क्या कर देंगे, एडवाइस कर देंगे। जैसे ही मैटर खत्म, वो खत्म नहीं, मतलब उनका जो टाइम पीरियड उनके लिए लेके आए थे वो खत्म। ठीक, समझ में? और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ही लिए जाते हैं हमेशा। ठीक, अब सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है कि सीट कहाँ है सुप्रीम कोर्ट की? दिल्ली में। दिल्ली में है, दिल्ली में ही है ना लोकेटेड? दिल्ली बोलेंगे, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली बोलते हैं। ठीक है, दिल्ली में लोकेटेड है मान लीजिए। बट अगर इसका हमारा मन कर रहा है कि नहीं दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, या दिल्ली में क्या है, जगह कम पड़ रही है, हम यहाँ से सुप्रीम कोर्ट को उठाते हैं और कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, कलकत्ता कर देते हैं, या चेन्नई कर देते हैं, ठीक है, या बेंगलोर कर देते हैं, या जयपुर लेके चले जाते हैं, ऐसे लेके जाया जा सकता है। बट किसके रिकमेंडेशन पे होगा? एक तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन, प्लस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन। ठीक, ये दोनों अगर उस चीज़ को बोलेंगे, दोनों उसमें क्या होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, दोनों उस चीज़ से सहमत होंगे, तभी डिक्लेयर किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली से भी बाहर मूव किया जा सकता है। ठीक है, अभी तक आपने ये चीज़ें पढ़ी, इनमें से अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बच्चों मुझे बता दीजिए। दिक्कत है कुछ? नहीं है? ठीक, आगे क्या है? प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। ठीक, न्यायालय की प्रक्रिया सामान्य ही होती है, आर्टिकल 143 के अंदर होती है। ठीक है, ठीक, इसमें ना बेंच बनती है, बेंच बनती है, एक बैच, जैसे बैच होता है ना, ऐसी इनमें बेंच बनती है। तो मिनिमम 5 न्यायाधीशों की बेंच होगी, कोई भी अगर पर्टिकुलर मुद्दा आता है। ठीक है,
कोई भी पर्टिकुलर मुद्दा अगर आता है तो उसमें बेंच बनती है। ऐसे कि नहीं है कि सारे के सारे जज एक ही केस में लग गए, नहीं, बेंच बना देते, तुम इस मैटर को देखो, तुम इसको देखो, तुम इसको देखो। तो मिनिमम 5 बंदों की या 5 जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं उनकी बेंच बनाई जाती है और वो फिर डिसीजन करते हैं। ठीक है, वो डिसीजन करते हैं। और मान लो कोई ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड वाला मामला है, ज़्यादा हाईलाइटेड मामला नहीं है, तो उसमें मिनिमम 3, यानी कि 3 तो होंगे ही होंगे। एक उसमें मेन होगा और मिनिमम 3 होते हैं, एक मेन होता है और 2 उनके अंडर काम करते हैं। नहीं तो नॉर्मल में क्या होता है, 5 होते हैं, 1 होता है और 4 उनके अंडर काम करते हैं। ये ज़्यादातर चलती है, ये वाली बेंच जो है हमारी वो ज़्यादातर चलती है। ठीक है, कोई भी मुद्दा आता है, कोई भी मैटर्स आता है, वो इसी तरीके से होता है। जर्नली रेगुलेटिंग जर्नली द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, प्रेसिडेंट ही करते हैं, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलवाएंगे, वही शुभारंभ करते हैं हर चीज़ का। उसके बाद प्रोसीजर वो जाने, क्योंकि प्रेसिडेंट को तो लॉ की कोई जानकारी है नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये प्रोसीजर है सिंपल सा, बस ऐसी पावर। ठीक है, और जुरिडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी ये, जो अब हमारा आगे चलने वाला है। ठीक है, पावर और जुरिडिक्शंस। ठीक, अब पावर तो आपको पता है हमारी सुप्रीम कोर्ट की कि इससे ये सबसे सुपीरियर है। ठीक है, एपेक्स है, इंडिपेंडेंट है, जो ये डिसीजन दे देगी सिर्फ और सिर्फ पार्डन परिस्थिति में आप प्रेसिडेंट के पास जाते हो, उस परिस्थिति के अलावा और इसके रूल को केवल ये ही ओवर रूल्ड कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को, डिसीजन को केवल सुप्रीम कोर्ट ही बदल सकती है और कोई नहीं बदल सकता। ये तो आप सबको समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, ये इट इज़ नॉट ओनली ए फेडरल कोर्ट लाइक द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मैंने बताया था कंपैरिजन होता है, बट आल्सो ए फाइनल कोर्ट। फेडरल कोर्ट तो है ही है, नहीं, फेडरल कोर्ट तो है हमारी ये, बट फेडरल कोर्ट यानी कि हमारी जो वहाँ पे क्या होता है कि स्टेट के अलग होते हैं, सुप्रीम कोर्ट स्टेट के अलग होते हैं, स्टेट से रिलेटेड मुद्दा वहीं सुलझ जाएगा। बट यहाँ पे अगर स्टेट्स के हाई कोर्ट में अगर कोई मुद्दा नहीं सुलझता है तो उसके ऊपर अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये फेडरल कोर्ट तो है ही, फेडरल कोर्ट के साथ साथ इसका एक हमारा यहाँ पे और मेन पॉइंट जुड़ता है कि ये फाइनल कोर्ट है, यानी कि फाइनल कोर्ट ऑफ अपील लाइक द ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड। जैसे कि ब्रिटिश में है, ब्रिटेन में है, फाइनल अपील की जाती है, ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड बोला जाता है वहाँ की सुप्रीम कोर्ट को। हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, वहाँ पे ब्रिटिश, द ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहाँ पे ये बोला जाता है। अमेरिकन में फेडरल कोर्ट बोला जाता है। समझ में आ गई बातें? तो हमारे यहाँ पे यानी कि अमेरिका की भी क्वालिटी ले रखी है हमने और ब्रिटेन की भी ले रखी है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे भैया, अब ये चल गया। अभी देखो, जैसे मैंने पावर बताई, पावर तो मैंने बता दी कि क्या पावर है, एपेक्स है, इंडिपेंडेंट है, फाइनल अपील है, यहाँ पे इससे ऊपर कोई अपील ही नहीं है। अब जुरिडिक्शन, ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 7-8 तरह के जुरिडिक्शन होते हैं, न्याय अधिकार क्षेत्र होते हैं जिसमें ओरिजिनल है। ठीक है, 1-2 मैं अभी करवा देती हूँ आपको, बाकी हम कल देखेंगे क्योंकि आज की क्लास में तो पूरे नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जुरिडिक्शन की। सबसे पहला ओरिजिनल जुरिडिक्शन, यानी कि मूल रूप से काम किस पे करती है, जो उसका ओरिजिनल है, जो उसकी रूट है, किस पे काम करेगी। 3 मैटर होंगे, स्लाइड पे ही कर देती हूँ मैं, एक्स्ट्रा पेज नहीं जोड़ रही, बाद में पढ़ेंगे इसको। 3 मेन मैटर होते हैं। ठीक है, देखो हमारे यहाँ पे यूनियन वर्स और स्टेट, यूनियन वर्सेस स्टेट का मैटर है, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सीधा। मान लो यूनियन का और किसी भी स्टेट का झगड़ा है आपस में, ठीक, तो कहां पे जाएगा सीधा मूल? सुप्रीम कोर्ट। स्टेट वर्सेस स्टेट हो गया, स्टेट वर्सेस स्टेट हो गया। जैसे कि हमेशा जैसे दिल्ली में और इसमें चलता रहता है, हरियाणा में तुमने पानी में वो छोड़ दिया तो हमारी जमुना गंदी हो गई, पंजाब ने पराली जला दी तो एयर पोल्यूशन हो गया। ये डिबेटिंग मुद्दे होते हैं। अगर इनको अपील करनी होगी या इसके खिलाफ लड़ना होगा, जी दिल्ली ऐसे ऐसे बोलता है हमारे बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी कि स्टेट
उसकी स्टेट से लड़ाई, इंटर स्टेट मैटर, सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जाएंगे। ठीक, आगे तीसरा केस क्या बनता है यहाँ पे, यूनियन और मान लो कुछ स्टेट हैं, यूनियन प्लस कुछ स्टेट, एक भी हो सकता है या दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ये दोनों तो एक पाले में है, वर्सेस बाकी जो रह गए वो स्टेट अलग हैं, वो अगेंस्ट हैं, अगर इनसे भी रिलेटेड कोई मामला है वो सीधा, यानी कि ये तीन कैटेगरी सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सेंटर एंड वन और मोर स्टेट, एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, द सेंटर ऑफ एनी स्टेट जो मैंने थर्ड लिखा है, ठीक है, एंड और दूसरा वन साइड एंड मोर स्टेट ऑन द अदर। ठीक, या तो एक स्टेट हो सकता है दूसरी साइड, या बहुत सारे हो सकते हैं, और बिटवीन टू एंड मोर स्टेट, ये तीन कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें सीधा कहाँ पे अपील की जाती है, हमारे सुप्रीम कोर्ट में। एक चीज और है, वो हम आगे भी पढ़ेंगे, बट मैं आपको यहां पे बता दे रही हूं, ओरिजिनल में उसको क्यों नहीं लिखते, फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने पर, ये तो गवर्नमेंट की और स्टेट की बात होगी, आम आदमी कहां जाएगा। तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने पर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो, आर्टिकल 32 के अंदर जाके। ठीक है, रिट्स होती है वहां पे, ये रिट्स जुरिडिक्शन में आगे भी आएगा, बट मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। और इसको हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, कारण बताइए, ओरिजिनल है, ये भी करती है, पब्लिक के लिए करती है, बट इसको हमने इसमें ओरिजिनल जुरिडिक्शन में क्यों नहीं डाला, इसलिए नहीं डाला क्योंकि अभी हम जब रिट्स पढ़ेंगे ना, तो रिट्स में मैं आपको बताऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन होने पर रिट्स जारी करेगा आर्टिकल 32 के अंदर, बट जो हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 226 के अंदर जाके रिट्स जारी करता है, बट वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने पर प्लस में अदर मैटर के ऊपर भी रिट्स लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट वो रिट्स नहीं लगा सकता, यानी कि यहाँ पे सुपीरियर कौन है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट। ठीक, हाई कोर्ट है ना, क्योंकि उसका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा वाइड है, ये केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स पे रिट्स लगा सकती है। ठीक, समझ में आई। चलो, मूल अधिकार क्षेत्र समझ गए, इनमें पहली अपील यहीं जाएगी भाई, पहली जो सीधा केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, या फिर बहुत ही ज्यादा क्रिमिनल ऐसा केस हो गया कि कोई सोच ही नहीं सकता, सीधा सुप्रीम कोर्ट फास्ट ट्रैक में डाल देते हैं ना, फास्ट ट्रैक में। रजिस्टर्ड कहाँ होगा, वो रजिस्टर्ड पहले पुलिस स्टेशन में होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा तो प्रोसीजर तो वही है, पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको सीधा सुप्रीम कोर्ट भेजता है या हाई कोर्ट पे भेजेगा, पर वो इतना फास्ट ट्रैक होता है कि एक दिन में ही तीनों कोर्ट से अपील ली जा सकती है, इतना फास्ट ट्रैक का मतलब क्या है, फास्ट ट्रैक का मतलब क्या है कि जिस केस को सुलझाने में 10 साल लग सकते हैं उसको आप 10 महीने के अंदर खत्म करो, फास्ट ट्रैक ही तो हुआ। ठीक, अब आप देखते हो ना, जब टोल टैक्स पे जाते हो, गाड़ियां जाती हैं, तो पहले क्या होता था, गाड़ी धीमी धीमी खिसक रही है, पैसे देते थे, पर्ची काटता था, टोल काटता था, फास्ट ट्रैक हो गया ना, फोन से करो, लगाओ, खत्म, करने की भी जरूरत नहीं, अपने आप ही नंबर प्लेट को स्कैन करता है और खत्म, फास्ट ट्रैक। तो आपको रुकना नहीं पड़ा ना वहां पे, जहां पे 5 मिनट का प्रोसीजर होता था वहां पे 1 सेकंड भी नहीं लगी, फटाक से स्कैन किया, खुल गया और आप निकल गए, फास्ट ट्रैक ये होता है। ठीक, तो अब समझ में आ गया, कोई भी फेडरल डिस्प्यूट है, ये सब जो है हमारे वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इन द फर्स्ट इंस्टेंट नोट बाय वे ऑफ अप्रूवल, कहीं से भी और अप्रूवल की जरूरत नहीं है, सीधा आपको इंस्टिट करना होगा कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। रिट्स जुरिडिक्शन अभी कराया था, मतलब अभी नहीं कराया था, रिट्स जुरिडिक्शंस आर्टिकल, ये अपने लिए बता रही हूं मैं पहले, किसके लिए, अपने लिए, आर्टिकल 32 में पब्लिक के लिए फंडामेंटल राइट्स है हमारा ये। ठीक, रिट्स, बट सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के अंदर करता है, अच्छा ये मैंने आपको इसमें आर्टिकल नहीं बताया ना, इसमें लिखा भी नहीं है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो होता है बच्चों, वो हमारा आर्टिकल 131 के अंदर होता है। ठीक है, आर्टिकल 131 के अंदर होता है।
ये ना आर्टिकल्स की एक लिस्ट मैं आपको भेज दूंगी, ठीक। अब रिट्स जुरिडिक्शन जो है हमारा, वो हमारे लिए तो आर्टिकल 32 है कि उसके अंदर जाके हमने लगा दिया, बट हमारी कोर्ट कौन से आर्टिकल के अंदर उसको सुनेगी? आर्टिकल 139 के अंदर। रिट्स हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन हो गया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ने से रोक दिया है और मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो मैं लगा सकती हूँ। या आपको घर में कैद कर दिया है, या आपको पुलिस ने बिना वारंट के, बिना FIR दर्ज किए आपको पकड़ रखा है और पकड़ के केवल और केवल थाने में बंद किया हुआ है, 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, कोर्ट में पेश नहीं किया है, क्योंकि कोर्ट में पेश तब करेगा जब वो FIR दर्ज करेगा। बट अगर किसी को इलीगल तरीके से ऐसे उठा के डाल दिया तो उसके फंडामेंटल राइट का वोलेशन, उसके खिलाफ आप रिट्स जारी कर सकते हो, ठीक है। पहले ही बता चुकी हूँ, ये सब हो चुका है हमारा। जैसे हमारी ये रिट्स होती है, मैंडामस होती है ना, और हेबस कॉर्पियस होती है, प्रोहिबिशंस होती है, क्वी वारंटो होती है एंड सर्श्योरी होती है। ये 5 तरह की रिट्स होती हैं हमारी, जो हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, जो मैटर्स होता है उस पे लगाते हैं। और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो अंडर आर्टिकल 139 के अंदर उसको सुनता है और उस पर फिर हमारा समाधान करता है, ठीक है। अब इसमें देखो लिखा हुआ है, हैवेवर द रिट्स जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट एक्सक्लूसिव, क्योंकि एक्सक्लूसिव तो वही है ना कि किसी के पास, सिर्फ उसी के पास है। जैसे लोकसभा के पास है मनी बिल को लाने की पावर, एक्सक्लूसिव है वो। बट यहाँ पे एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट के पावर भी पास भी ये पावर है अंडर आर्टिकल 226, और इससे ज़्यादा वाइड एरिया है उसका। सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल क्या कर सकती है? फंडामेंटल राइट का वोलेशन होने पर उस पर रिट्स जारी कर सकती है। बट हमारी जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी बहुत सारे मैटर्स हैं जिन पे रिट्स को लागू कर सकती है, ठीक है। ये रिट्स हो गई। अब जो आगे के हमारे जुरिडिक्शन एरिया की जो बातें होंगी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।